यहाँ हमारे पास नीट 25 का क्वेश्चन दे रखा है जो कह रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ ए और बी के बीच में 50 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है और द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट, इस ब्रांच से जो है वो करंट पूछ रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक बार फिर से अपना डायग्राम बना दिया है, इधर सेम जो क्वेश्चन में बना रखा था। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो सी पे वोल्टेज होगी वही डी पे भी वोल्टेज होगी, तो हम इसे क्लम्प कर देते हैं इस वायर को और इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सिस्टम का, हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया 3 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2/6 और हमारे पास सिस्टम की रेजिस्टेंस 25/12 ओम आ गई। हम बेसिकली यहाँ से करंट निकालना चाहते हैं, टोटल करंट कितना जा रहा है बैटरी से। तो करंट विड्रॉ जो बैटरी कर रही है वो होगा V/R। ये हमारे पास आ गया 50/25 इंटू 12 और ये हमारे पास 24 एम्पियर आ गया। मतलब यहाँ से जो 50 वोल्ट का करंट जो जो बैटरी निकाल रही है, ये पूरा सर्किट जितना करंट निकाल रहा है बैटरी से वो 24 एम्पियर है। तो जैसे ही 24 एम्पियर जाएगा जाएगा जाएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले एनकाउंटर करेगा इस जंक्शन पे हमारे पास। तो इधर आएगा 24 एम्पियर और वो बढ़ जाएगा I1 और I3 में, जहाँ पे 1 ओम से I1 जा रहा है, 3 से I3 जा रहा है, वैसे ही 2 से I2 जा रहा है और 4 से I4 जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 24 है। और हमें ये भी पता है कि जब दो रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे है, पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं तो वो करंट डिवाइड करती हैं इन्वर्स रेशियो में रेजिस्टेंस के। तो हमने वही कहा कि ये इन्वर्स रेशियो में रेजिस्टेंस की डिवाइड कर लेंगे, यानी I3 जो कि 3 ओम में अपना करंट है वो 3/1 की रेशो में आ जाएगा, I1/3 जो है वो 3/1 की रेशो में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट ऑब्वियसली कम होगा। तो एक पार्ट इसमें जाएगा, बाकी 3 पार्ट जो है वो इसमें जाएंगे टोटल करंट के। तो वही हमने ये कह दिया I1/3 इक्वल्स टू 3/1। और ये हमें पहले से ही पता था कि I1 प्लस I3 जो है वो 24 एम्पियर है टोटल करंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I3 हमारे पास 6 एम्पियर आ गया और I1 जो हमारे पास वो 18 एम्पियर आ गया। और अब हमें ये चीज़ भी पता है कि जैसे ही यहाँ पर सी और डी में हमारे पास I2 और I4 आएगा, तो ये भी टोटल करंट 24 एम्पियर ही आना चाहिए, क्योंकि जितना इस जंक्शन से करंट निकलेगा वो भी तो I2 और I4 ही बनाएगा और वो बैटरी को वापस होगा। तो वो भी 24 एम्पियर ही होना चाहिए जब 24 एम्पियर का बैटरी जो है वो निकाल दे रही है, तो उसमें वापस भी 24 एम्पियर ही आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं। और वो भी दोनों क्योंकि पैरेलल में ही होंगे तो I2/I4 यानी करंट इन 2 एम्पियर और करंट इन 4 एम्पियर 4 ओम के रेजिस्टेंस में क्या रेशो होगा 4/2, तो वो 2/1 आ जाएगा। और हम जब इसको टोटल सम करेंगे I2 प्लस I4 का, तो वो भी 24 एम्पियर आएगा, क्योंकि जंक्शन बी पे भी 24 एम्पियर ही करंट बनना चाहिए। तो इसको हमने सॉल्व किया, I4 और 8 एम्पियर और 16 एम्पियर आ गया। और जब हम यहाँ पे मैंने वापस से एक बार बना लिया है सारे जितना भी करंट आ रहे हैं, तो हमने ये देखा कि 24 एम्पियर पे करंट गया और वो जो है वो हमारे पास 18 एम्पियर यहाँ पे आ गया जो 1 ओम में जा रहा है, 3 ओम में जो जा रहा है वो 6 एम्पियर आ गया और 2 ओम में जो जा रहा है वो 16 एम्पियर आ गया और जो 4 ओम में जा रहा है वो 8 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 18 एम्पियर जब यहाँ से आया और यहाँ 16 ही गया, तो ऑब्वियसली ब्रांच सी डी में कितना गया 2 एम्पियर, और वही 2 एम्पियर यहाँ 6 प्लस 2 करके यहाँ पे 8 एम्पियर बन गया और ये वापस 24 ही यहाँ बैटरी में चला जाएगा। तो हम वही कह सकते हैं कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी लगा सकते हैं कि करंट एंटरिंग एट जंक्शन इक्वल्स टू करंट लीविंग एट जंक्शन। तो अगर जंक्शन सी पे हम ये चीज़ लगाएं तो 18 एम्पियर प्लस करंट इन सी डी प्लस I2 जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो वही कहा हमने कि I1 इक्वल्स टू आई करंट इन ब्रांच सी डी प्लस I2 होगा, यानी 18 एम्पियर इक्वल्स टू करंट इन ब्रांच सी डी प्लस 16 एम्पियर और करंट इन ब्रांच सी डी कितना हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा।